हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इसके साथ ही मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि परिवार है तभी हम हैं। परिवार से ही हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, हमारी मुश्किलों से लड़ने की हमें ताकत मिलती है। तो सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान देते हुए हमें ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तो आज का लेक्चर शुरू करेंगे। फटाफट से आज पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम जो लेक्चर है उसको पढ़ेंगे। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियों में मैंने बताया था, इसमें ये बताया था मैंने कि कौन कौन से ऐसे पावर होते हैं जो राष्ट्रपति को होते हैं कि हाँ वो ये कर सकते हैं। उनके पास क्या क्या पावर होते हैं, वो मतलब इस चीज को वही करेंगे। तो इसमें मैंने पहला क्या बताया था कि कार्यपालिका में मैंने क्या क्या बताया था। कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जिसमें मैंने क्या क्या बताया था कि इसमें उन्हें हस्ताक्षर का रहता है। वो मतलब कोई भी ऐसे जो लॉ बनाना हो तो, या फिर कोई भी नियम जो पूरे देश पे लागू करना हो, तो उनके हस्ताक्षर के बगैर वो लागू नहीं किया जा सकता है। तो उनका हस्ताक्षर उनको इम्पोर्टेंट होता है, वो करेंगे तभी पूरे देश पे लागू होता है। उसके बाद कोई मंत्री की नियुक्ति यानी कोई नया मंत्री चुना जा रहा है तो उससे नियुक्त करने का काम कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। उसके साथ ही जो भी हमारे पीएम होते हैं और जो शपथ का भी काम वही करते हैं। शपथ में किसको किसको शपथ दिलाते हैं, पीएम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कौन, कैग। मैंने बताया था, क्या बताया था, कैग बताया था कि ये मतलब इनके अलावा मतलब ज़्यादातर लोगों को ये हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वही उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। उसके बाद मैंने ये तो फर्स्ट हो गया। और सेकंड मैंने क्या बताया था, विधायी पावर। विधायकी नहीं, विधायी पावर। विधायी यानी मैंने क्या बोला, बताया था लेजिस्लेटिव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव पावर। उनके पास क्या क्या होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। एक तो मतलब SC ST का रिजर्वेशन करना हो, वो उनको रिजर्वेशन कितना और कौन कौन सी चीज़ में देना है, वो उस बात के लिए हमेशा वो डिसाइड करते हैं, उन्हीं का काम होता है। उसके बाद जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं लोकसभा में, वो भी कौन चुनता है, हमारे राष्ट्रपति चुनते हैं। एंग्लो इंडियन, उन्हें भी चुनने का काम राष्ट्रपति करते हैं। और 12 जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं, मनोनीत व्यक्ति ये कहाँ होते हैं, राज्यसभा में। राज्यसभा में जो होते हैं उन्हें भी चुनने का काम कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद इन्हें अभिभाषण का आज़ादी होता है। क्या होता है, अभिभाषण की आज़ादी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी विधेयक लाए जाते हैं, उन पे हस्ताक्षर करते हैं, इन्हीं का हस्ताक्षर होता है, तो वो नियम बनता है। वो लेजिस्लेटिव में ये मतलब यही उसको जब उस पर साइन करेंगे तो पूरे देश पे लागू होता है। उसके बाद ये इनका और क्या होता है, जो ये ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ज्वाइंट सेशन बुलाने का काम कौन करते हैं, यही करते हैं। कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति। ज्वाइंट सेशन यानी लोकसभा राज्यसभा, जब कभी ऐसा हो कि दोनों सभाओं में कभी विवाद हो जाए तो दोनों सभाओं की जो भी विवाद का टॉपिक है उसे सुलझाने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, जिसमें दोनों अपने अपने टॉपिक्स जो भी उनके पॉइंट्स होते हैं, जो उनके अपने वेस जो उनके नज़रिए के हिसाब से सही है और इनके सही से नहीं, तो दोनों अपना डिस्कशन करते हैं। ज्वाइंट सेशन उसी को ज्वाइंट सेशन कहा जाता है, जिसमें दोनों सभाएं अपने बातें कहते हैं और उन्हें सुलझाते हैं। उसके बाद मैंने तीसरा क्या बताया था, फाइनेंशियल जो इनका रहता है। फाइनेंशियल पावर में इनका क्या क्या रहता है कि मतलब वैसे तो इनके बहुत पावर होते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब मंत्री चुनने का, इन्हें नियुक्त करने का
इन्हें पावर होता है। तो ये फाइनेंशियल पावर में इन्हें क्या होता है, बजट राष्ट्रपति का ही, मतलब बजट राष्ट्रपति ही लाते हैं, लेकिन वो खुद ना लाके उनके द्वारा चुने गए जो मंत्री होते हैं, मंत्री यानी जो वित्त मंत्री होते हैं, मंत्री मतलब वित्त मंत्री, कौन से मंत्री, वित्त मंत्री, वो क्या करते हैं, ये बजट लाने का काम करते हैं राष्ट्रपति की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो उन्हें चुन के लाते हैं ना, तो वो राष्ट्रपति के बदले बजट लाने का काम करते हैं। और उसके साथ ही जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग, ये भी राष्ट्रपति ही, इसका मतलब इसमें मैंने बताया था कि जो हमारे स्टेट को कितना पैसा देना, सेंट्रल के पास जो भी टैक्स आता है हर स्टेट से, तो स्टेट को उसमें से कितना वापस करना है, मतलब उन स्टेट को चलाने के लिए भी अपने पास कुछ मतलब सेविंग्स होनी चाहिए, तो उसके तौर पे उन्हें कितना दिया जाना चाहिए, इस बात का जो फैसला करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति कर दे। तो 43% जो है वो हमारे राष्ट्रपति, जो भी स्टेट जितना भी आया है हमारे, मतलब मान लीजिए कोई भी स्टेट से, ए स्टेट है उससे 100 रुपये आ जा रहे हैं, ये ए स्टेट है, वहाँ से 100 रुपये अगर टैक्स के कलेक्शन जा रहा है, तो वहाँ से रिटर्न कितना आएगा, 43% रिटर्न दिया जाता है। जो भी आप टैक्स दे रहे हैं, जितना भी टैक्स है उसका 43% आपको रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद इसके साथ ही उनको क्या और क्या रहता है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि को मैंने बताया था कि इसमें उनको ये जो भी अगर कभी ऐसा हो जाए कि इमरजेंसी की सिचुएशन में कहीं बाढ़ आ गई या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी, तो उसमें उसके लिए कुछ अलग से फंड रखा जाए, क्योंकि हर एक महीना कम से कम बजट लाने में लगता है, तो हम बजट तक का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए कुछ पैसे हैं राष्ट्रपति अलग रखते हैं, जिससे अगर किसी स्टेट को क्राइसिस हो रहे हैं या फिर मतलब ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो उस समय उस पैसे को वहाँ पे यूज़ कर सके, ना कि बजट का इंतजार करें। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, क्या था, राजनीतिक यानी डिप्लोमेटिक, राजनीतिक यानी डिप्लोमेटिक और राजनीतिक में मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने ना जाकर कहीं कहीं पर अपने जो राजदूत जो रहते हैं उनको भेजते हैं दूसरे देश में, मतलब बात करने के लिए, जो भी राष्ट्रपति जहाँ पे सुलझा कुछ डिस्कशन हो, या फिर राष्ट्रपति जैसे बहुत सारी चीज़ों पे वो साइन करते हैं, कहीं शांति का हो, बहुत सारी जगहों पे, तो वो अपनी जगह जाकर कभी कभी ऐसा करते हैं कि उनके द्वारा जो चुने गए राजदूत होते हैं, कौन होते हैं, राजदूत, उन्हें भेजते हैं। और वो ये राजदूत कौन रहते हैं, जो हमारे अच्छी खासी एजुकेटेड पर्सन, मतलब कि यूपीएससी जो भी क्लियर करके जाते हैं, वो उनमें से जो IAFS जो रहते हैं, IFA, ये जो सर्विस क्लियर करते हैं उन्हें A नहीं S, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो इस कैडर से जो जाते हैं उन्हें ही, मतलब ये राजनीतिक जो भी इंटरनेशनल जो भी रिलेशन रहता है उनमें जाके उन्हें मतलब बात करना, और जो भी उनकी तरफ से जो भी बातचीत है वो बोलना, सब वो उनका काम वही करते हैं राजदूत, ये इनका काम ये होता है। और उसके साथ ही अगर कोई बाहर से राजदूत आता है तो वो हमारे राष्ट्रपति के यहाँ पहले जाके परिचय देते हैं अपने। और जो हमारे यहाँ के मैंने बताया था, अगर कहीं और किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो ये राजदूत, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है। क्या बताया था मैंने, हाई कमिश्नर। और अगर कोई और हमारे यहाँ, मतलब किसी और कंट्री से हमारे यहाँ कोई राजदूत आ रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्बेसडर। उन्हें हम एम्बेसडर कहते हैं। और हाई कमिश्नर क्यों कहते हैं, ये अगर मैंने बताया था आपको डिटेल्स में पिछले लेक्चर में
कि जो भी कंट्री ऐसी हैं जो ब्रिटेन की गुलाम रह चुकी है, वहाँ के राजदूतों को हाई कमिश्नर कहा जाता है और बाकी सबको एम्बेसडर कहा जाता है, वहाँ के राजदूतों को। और अब हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे। तो अब हम और जो राष्ट्रपति की कुछ और जो शक्तियाँ हैं, जो उनके कुछ पावर हैं स्पेशल, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहला मैं जो वहाँ मैंने चार शक्तियाँ उनकी बताई थी, और जो पांचवी है ये है सैन्य शक्ति, यानी कि मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर उनके कौन कौन से हैं वो मैं बताऊंगी अब आज के लेक्चर में। तो जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, ये आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, ये तीनों, आर्मी और नेवी और एयर फोर्स, इन तीनों सेनाओं को जो हेड करने का मतलब यानी जो कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो हमारे जो इस समय मतलब पहले ये तीनों सेनाओं को कंट्रोल करने का काम ये मतलब एक इंसान ये खुद ही करते थे, लेकिन हमारे देश में ऐसा अब चेंजेस कर दिया गया है। अब इस समय कौन करते हैं? हमारे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हाल ही में इस समय हमारे जो पूर्व हमारे सीडीएस ऑफिसर थे बिपिन रावत, उनका देहांत हो गया, जो कि बहुत ही एक दुखद घटना थी। लेकिन वो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह बात थी। वो पूरे देश के एक तरह से शान थे, तो जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अब उनकी पोस्ट किसी और को दी जाएगी। तो ये जो सीडीएस ऑफिसर होते हैं वो इन तीनों सेनाओं को मतलब ऊपर हेड होते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मान लीजिए कहीं अगर वॉर हो रही है और आर्मी वॉर में है और उसके बाद वो उससे ऐसा है कि एयरफोर्स की हेल्प चाहिए, तो वह ऐसा सीडीएस ऑफिसर को बोलेंगे, मतलब जो सीडीएस डिफेंस स्टाफ जो रहेंगे उनको बोलेंगे कि हमें एयरफोर्स चाहिए। तो ये बोल सकते हैं इन्हें, लेकिन ये इस बात के लिए फोर्सेबल नहीं है कि आप वो बोले हैं तो इन्हें जाना है तो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनसे उनके जो डिसीजन होते हैं उन्हें मानने के लिए फोर्सेबल है, नहीं उन्हें मानना ही मानना पड़ेगा। तो उनकी अगर इच्छा नहीं है, उनके पास नहीं है उस समय वहाँ, तो वो नहीं भेजेंगे, तो ऐसा फोर्सेबल नहीं है। लेकिन ये तीनों सेनाएं ये मतलब सीडीएस ऑफिसर एक तरह से हेड करते हैं, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं पूरी तरह से रहते हैं। और इनके ऊपर जो हमारे कौन रहते हैं, वो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री के नीचे सीडीएस और उसके बाद तीनों सेनाएं, और इनके ऊपर कौन रहते हैं? हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो इनके ऊपर होते हैं। यानी कि जब कोई ऐसा युद्ध यानी कोई वॉर का सिचुएशन आ रहा है, मान लीजिए कोई वॉर कोई कंट्री से हमारी स्टार्ट हो रही है, कोई कंट्री से हमारी अगर युद्ध स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये कोई भी आर्मी मतलब कोई भी फोर्स उठ के ऐसा तो है नहीं कि लड़ने के लिए चली जाएगी, तो उन्हें मतलब एक ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से। तो वो ऐसा नहीं है कि सीडीएस ऑफिसर बोलते हैं कि नहीं स्टार्ट करो वॉर, ऐसा नहीं है। वॉर स्टार्ट करने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो रिटन जो लिख के देंगे, लिखित रूप से लिख के देंगे कि युद्ध स्टार्ट किया जाए, तो उसके बाद वो किसको देंगे? रक्षा मंत्री को देंगे। ये रक्षा मंत्री को देंगे और रक्षा मंत्री सीडीएस को देंगे। और उसके बाद जिस भी फोर्स मतलब से स्टार्ट करना है, मान लीजिए अगर धरती पे है या ज़मीन पे है तो आर्मी स्टार्ट करेगी, और पानी में है तो नेवी करेगी, और एयर में है तो एयरफोर्स करेगी। लेकिन ये तीनों पहले तो राष्ट्रपति का इनको भी ऐसा अधिकार नहीं कि वो वॉर स्टार्ट कर सकते हैं,
इन्हें भी परमिशन लेनी होगी राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति अगर इन्हें लिखित देंगे, उसके बाद ये लिखित देंगे इन्हें, उसके बाद जो है वो जो भी फोर्स को देना है उसको देंगे, और फिर वॉर स्टार्ट होगी। और उसके साथ ही ये स्टार्ट करने का भी पावर इन्हीं, शुरू करने का भी पावर इन्हीं के पास होता है, और खत्म करने का भी इन्हीं के पास होता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ही युद्ध को खत्म भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और भी कर सकता है, वो राष्ट्रपति ही करेंगे युद्ध खत्म करने का काम। अब मान लीजिए हमारे जो परमाणु जो भी मान लीजिए कोई कंट्री में हम परमाणु वॉर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के और परमाणु बम चला दे, यानी न्यूक्लियर पावर चला दे, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। पहले ये 4 प्रोसेस थे, लेकिन इस समय ये 5 हो गए। तो मैं पहले वाला बताती हूँ। परमाणु के लिए फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट किससे कौन से 4 लोगों से पहले परमिशन लेनी होती थी? पहले राष्ट्रपति से, वही जो यहाँ पर सब ये भी इन्हीं के कंट्रोल में होते हैं, राष्ट्रपति। उसके बाद आते हैं हमारे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री के बाद पीएम, और उसके बाद जो भी सेना है, जिस भी सेना से स्टार्ट करना है वो सेना। इतने थे, पहले 4 थे, लेकिन अब कितने हैं? ये एक्स्ट्रा जो है, जो एक्स्ट्रा अभी जोड़े गए हैं वो कौन है? सुरक्षा सलाहकार। जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है? अजीत डोभाल। जो अजीत डोभाल जी हैं उनकी भी परमिशन लगेगी अगर परमाणु किसी कंट्री पर हमें चलाना है तो। इतने सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही आप परमाणु मतलब किसी और पे मार सकते हैं, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब आप किसी और पे, किसी कंट्री पे या किसी पे भी आप मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो उनकी शक्ति है वो क्या है? शिक्षा में। ये तो हुआ सैन्य शक्ति, यानी कि जो मिलिट्री पावर उनके पास क्या होता है। ये एजुकेशन से रिलेटेड उनके क्या क्या पावर होते हैं? एजुकेशन से। तो एजुकेशन में इनका एक तो 2 तरह की यूनिवर्सिटी होती हैं। एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है उसके, और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसके जो हेड होते हैं, 2 तरह की यूनिवर्सिटी है। पहले एक सेंट्रल, एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। तो जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके जो चांसलर होते हैं, यानी जो हेड होते हैं, कौन होते हैं? चांसलर। जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। इन्हें ही अधिकार होता है सारे डिसीजन लेने के लिए, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं। और उसके साथ ही हिंदी में चांसलर को क्या कहते हैं? कुलाधिपति। कुलाधिपति। राष्ट्रपति को नहीं, चांसलर को क्या कहते हैं हिंदी में? कुलाधिपति। और उसके बाद ये होते हैं हेड के तौर पे, जो सबसे ऊपर होते हैं यूनिवर्सिटी में वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, और उनके पद को क्या कहा जाता है? वहाँ पे चांसलर कहा जाता है, और हिंदी में कुलाधिपति कहा जाता है। और इनके नीचे कौन होते हैं? चांसलर, उसके नीचे वाइस चांसलर। वाइस चांसलर जो होते हैं वो उनके नीचे होते हैं, जिसे कुलपति कहा जाता है हिंदी में इन्हें कुलपति कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति को सिर्फ यही काम रहता है, उन्हें बहुत सारे काम रहते हैं। इसलिए वो ये सब मतलब यूनिवर्सिटी को देखने का, उसको चलाने का, उसके जो भी मतलब डिसीजन है वो ज़्यादातर यही लेते हैं। और इसके साथ ही लेकिन जो हमारे वाइस चांसलर होते हैं उन्हें मेडल देने का अधिकार नहीं होता है। जो गोल्ड मेडल ये सब वो
उन्हें देने का अधिकार नहीं होता है। उसके लिए जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं का होता है। तो वो खुद नहीं आते हैं, ऐसा तो बहुत ही कम होगा कि वो, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर वो आएंगे तो उनके पद से रिलेटेड और जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वो देने का काम राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाता है। और सेंट्रल के लिए तो मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति होते हैं। अब स्टेट के लिए क्या होते हैं हमारे? राज्यपाल जो होते हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी? स्टेट का यूनिवर्सिटी चलाने का हमारे राज्यपाल होते हैं। और जो भी उनके पावर होते हैं राष्ट्रपति के, वही राज्यपाल के भी होते हैं। मतलब सेंट्रल पे अगर सेंट्रल मान लीजिए, ये सेंट्रल है और ये स्टेट है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति संभालते हैं। तो उनके पावर जो रहते हैं वहाँ पे सेम टू सेम, बस स्टेट लेवल पे राज्यपाल के हो जाते हैं। वही स्टेट लेवल को कंट्रोल करना, उसको देखने का काम हमारे राज्यपाल करते हैं। ये राज्यपाल है, ये राष्ट्रपति हैं। तो इनके पावर, इनसे मतलब ये स्टेट लेवल पे देखते हैं अपने, ये सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, ये स्टेट लेवल पे देखते हैं। और इसके साथ ही एकमात्र ऐसी जो मतलब हमारे देश में यूनिवर्सिटी है जिसको हमारे उपराष्ट्रपति देखते हैं, उसे चलाते हैं, उसे संभालते हैं, वो कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन चलाते हैं? उपराष्ट्रपति। कुछ ऐसे संशोधन करके, कुछ ऐसे नियम कानून बना के वो जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसे उपराष्ट्रपति जी चलाते हैं। उसके जो चांसलर हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो अब हम अगला पढ़ेंगे, जो उनके एक और अधिकार पढ़ेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? विवेकाधिकार। विवेकाधिकार, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ, जो भी वो राष्ट्रपति सेल्फ यानी खुद डिसीजन लेते हैं, जिसमें उनके खुद के डिसीजन होते हैं, वो सेल्फ डिसीजन जो होते हैं उनके, वो। तो विवेकाधिकार ये हो गया। इसमें क्या क्या है मैं बता दूं आपको। तो इसमें क्या है? पहले तो मान लीजिए ये हमारी सांसद है, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। इसमें 545 सीटें होती हैं, इसमें 245 होती है। तो इसमें बहुमत लाना पड़ता है हमें। मान लीजिए अगर पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो उसे वहाँ लोकसभा में अपना बहुमत लाना होता है। तो बहुमत लाने के लिए उसे कितना? 273, इसका आधा जो कि 272.5 आएगा। तो एक इंसान इधर या उधर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान को तो हम कैसे अलग करेंगे? एक इंसान कैसे दो जगह डिवाइड करेंगे? काटना पड़ेगा। क्या काटेंगे थोड़ी ना, वो इंसान है। तो इसलिए 273, ऐसा इसलिए 273। तो 273 लोगों का आपको बहुमत लाना होगा। आपकी बहुमत यानी कि वहाँ सीटें जीतनी होंगी। और अगर आपके पास इतनी सारी सीटें हैं जो जीती हुई, जो आपके साथ में हैं, आपके बहुमत में है, आपकी तरफ से हैं, आपके विश्वास आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपके साथ हैं, तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम हो तो ऐसी सिचुएशन जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ज़्यादा ही बराबर हो या फिर ज़्यादा ही हो, कम भी तो हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति के कुछ विवेकाधिकार यानी सेल्फ जो उनके डिसीजन कुछ होते हैं जो वो खुद लेते हैं, वो हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा हो जा रहा है, मान लीजिए 273 आपकी सीटें जीती हुई आ जा रही है, तब तो राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से फॉलो करना होगा और उन्हें ही बनाएंगे राष्ट्रपति, जो पीएम जो बहुमत लेके आएंगे और फिर वो पीएम उनकी सरकार होगी। लेकिन मान लीजिए ये एक कोई इंसान है, उसे 210 सीटें मिली हैं और दूसरा कोई है, उसे मान लीजिए 10 सीटें मिल रही हैं और तीसरा कोई है उसे 5 मिल रही हैं, चौथा कोई है उसे 20 मिल रही है। ऐसी सिचुएशन आ गई है। और पांचवा कोई है उसे 15 सीटें मिली हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई है, तब किसकी सरकार होगी?
ऐसे 5 लोग हैं, तब किसकी सरकार होगी? तब ये अब ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर पिछले लेक्चर में, लेकिन पिछले कुछ लेक्चरों में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा की त्रिशंकु। अगर आपको उस वक्त ना समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कैसा हो गया, ये ऐसी सिचुएशन है तो सरकार बन जाएगी आसानी से, लेकिन अगर ऐसी हो गई तो इसको ही क्या कहते हैं? राज्यसभा, जो हमारे ये राज्यसभा राज्यसभा नहीं, लोकसभा की त्रिशंकु कहा जाता है। क्या सर कहा जाता है? त्रिशंकु। लोकसभा का त्रिशंकु कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर राष्ट्रपति, वो संविधान से फिर उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, वो सेल्फ रूप से, यानी अपने बुद्धि का उपयोग करके, अपने दिमाग का, अपने दिमाग का और जो उनका दिमाग है, जो उनका मेंटल एबिलिटी, उसके हिसाब से वो यूज़ करके जिसे भी चाहे उसे पीएम बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं कि इस सिचुएशन में वो इन्हीं को बनाया, वो किसी को भी बना सकते हैं। मान लीजिए इन्हीं को बना दे रहे हैं, ये 5 वाले कोई बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, उनके पास अधिकार है, क्योंकि इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? लोकसभा की त्रिशंकु। तो ऐसी सिचुएशन में जो मान लीजिए तीसरे इंसान को, वो जिन्हें 5 सीटें मिली है, सीट्स मिली हैं, उन्हें अगर बना दे रहे हैं पीएम, तो उन्हें 30 दिन का समय दिया जाएगा कि आप जो है बहुमत इकट्ठा कीजिए, जितना मतलब 273 चाहिए तो उतना कम से कम तो होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें 30 दिन के भीतर ही वो बाकी जो भी सीट्स हैं उन्हें अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो वो आगे भी पीएम रहेंगे, और नहीं तो फिर भाई उसके बाद दूसरा जो भी बहुमत जो इकट्ठा कर लेगा उन्हें बनाया जाएगा। तो मान लीजिए इनका 5 है, तो उसके बाद ये इनसे गठबंधन कर लें तो 20 हो गए, इनसे हो गया ये 230 हो जाएंगे, 230 हो जाएंगे, इनसे 230 हो गए। अब इनसे भी कर ले रहे हैं 230, 250, 260, सॉरी ये 30 अगर मान लीजिए है, तो वो इनसे ना करके इनसे कर ले। इनको बनाया गया है, तो ये इनसे किए 215 हो गए, उसके बाद इधर किए 235 हो गए, फिर ये भाई साहब का 15 है 235, फिर उसके बाद आता है इनको 45 हो गया, अब देखिए अब बरोबर बनेगा, मैंने नंबरिंग गलत किया था, सो अब सही है। मान लीजिए ये इनसे जाके, और ये बहुमत जो इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? गठबंधन। क्या कहा जाता है? गठबंधन, जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। जो कि हमारे देश में सबसे अच्छी गठबंधन की सरकार किसने चलाई थी? हमारे जो पूर्व पीएम थे, उनका नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इतनी अच्छी गठबंधन की सरकार बनाई थी, जो कि एक इतिहास के तौर पे कही जा सकती है कि इतनी अच्छी गठबंधन की सरकार कैसे चल सकती है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं, चलाया जा सकता है। तो ये मान लीजिए 245 हो गया, 70, 80 हो गया। तो यहीं पे उनका बहुमत, मतलब ये जो थर्ड पर्सन है, ये किसको किसको अपने में ले रहे हैं? फर्स्ट को ले रहे हैं और फोर्थ को ले रहे हैं, और ये खुद हैं, ये 2 जान से ये गठबंधन कर रहे हैं, और उनकी सरकार बन जाएगी, एकदम आसानी से बन जाएगी। 280 हो जा रही हैं सीटें, और ये इनकी सरकार बन जाएगी। तो इस सिचुएशन को गठबंधन कहा जाता है। और जो ये राष्ट्रपति पूरी तरह से फ्री होते हैं, ऐसा उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है संविधान की तरफ से कि आप किसको बनाएंगे,
ये कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी नहीं रहता कि जिनका ज़्यादा है उन्हें बनाए, नहीं, उनका जिस पे भी जिन्हें भी बनाने की इच्छा हो उन्हें बना सकते हैं। ऐसा नहीं जिनका कम है उन्हें नहीं बनाएंगे, वो जिनको भी बनाए, लेकिन उसके साथ ही उन्हें मतलब जो भी पार्टी, उस पार्टी को टाइम दिया जाएगा कि 30 दिन के भीतर भीतर आप बहुमत जमा कर ले, और अगर आप बहुमत जमा कर लेते हैं तो आप आगे भी पीएम रहेंगे और आप ही की सरकार रहेगी। तो वो बहुमत जो जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं, गठबंधन। और उस गठबंधन से जो सरकार बनती है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। जो कि मैंने बताया कि सबसे अच्छी जो गठबंधन की सरकार चलाई थी वो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उन्होंने चलाई थी। तो ये तो हुआ उनके कुछ जो विवेकाधिकार होते हैं, यानी जो खुद उनके सेल्फ रूप से एकदम फ्री होते हैं कि वो कौन इस चीज़ में कौन सा डिसीजन ले। तो ये हो गया उनके कुछ एक पर्सनल जो उनकी शक्तियाँ होती है, जो उनके पावर होते हैं वो। अब एक और है, वो है विशेषाधिकार। क्या है? विशेषाधिकार में क्या है, इसमें ये है कि कौन कौन सी ऐसे स्पेशल पावर है। क्या है? स्पेशल पावर है जो राष्ट्रपति के पास है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर, मतलब वो उनके पास ये पावर है कि ये उनके ऊपर मतलब नहीं लागू होंगी। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या आता है, गिरफ्तारी। राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके साथ ही उनके ऊपर कोई भी फौजदारी को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिमिनल कोई भी केस नहीं चला सकते हैं। उसके बाद क्रिमिनल केस में मतलब एक आप ऐसा सोचो क्रिमिनल केस में कौन सा, तो मान लीजिए मर्डर का हो गया, रेप का हो गया, उसके साथ ही आप किसी को धमकी दी इस बात का, ऐसे कुछ जो केस हैं वो आप उन पे नहीं चला सकते। तो ये हुए उनके पावर। और इसके साथ ही एक और है जो ये जो है ये दो ऐसे मतलब उनके अधिकार हैं, मतलब जब वो पद पे हो तो ये सारे जो आप अधिकार हैं ये पद के दौरान, ये सारी गिरफ्तारी और उनकी फौजदारी ये सब नहीं हो सकता। नहीं, क्यों वो आखिर पद पे रहेंगे उस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन्हें फौजदारी उनके ऊपर नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि उन्हें पावर है आर्टिकल 72 के तहत। अगर उन पे ये लगा भी देंगे आप तो वो तो 72 के तहत अपने सारे जो भी सजा रहेगी उससे माफ़ कर लेंगे, तो आप लगा के भी क्या करेंगे उन पे। तो इसलिए जब भी वो पद पे रहें, पद के दौरान, तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर नहीं, कोई भी केस आप शुरू भी नहीं कर सकते उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि पद मान लीजिए 5 साल का है तो कम से कम शुरू तो किया जाए, केस चलेगी, फिर फैसला आएगा तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, आप शुरू तक नहीं कर सकते जब तक वो पद पे हैं अपने। उनके पद से हटने के बाद आप ये सारे जो भी उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा है जो कि उनके पद के दौरान भी उनके ऊपर लगाया जा सकता है, जिसे एक मैंने ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। इसे क्या कहा जाता है, दीवानी को इंग्लिश में मनी से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उनके पद पे रहते हुए भी आप उनके ऊपर कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं, मतलब किसी का पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा पैसे से रिलेटेड जो भी केस है उसे दीवानी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मनी। जो भी उनसे मनी से रिलेटेड कोई भी केस है वो आप कर सकते हैं जब वो पद पे हों, तब भी पद पर हो तब भी ये केस हो सकता है। ये आप एकदम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे कि सारे ही नहीं, लेकिन ये एक ऐसा है
जो कि दीवानी है और ये उनके पद पे रहते हुए भी उन पे लगाया जा सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्या पढ़ा था, सैन्य शक्ति, उनके पास कौन कौन से मिलिट्री पावर होते हैं। मिलिट्री पावर में वो राष्ट्रपति ही उसे कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद आते हैं रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री के बाद CDS, और उसके बाद जो भी सेना है वो उसमें के जो हेड हो वो उसे कंट्रोल करते हैं। कोई भी डिसीजन हो तो उसके लिए, मतलब कोई वॉर स्टार्ट करना हो, मैंने बोला कि कोई वॉर स्टार्ट करना हो तो राष्ट्रपति ही उसे स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी एक रिटेन, मतलब आप रिटेन रूप में रिटेन एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ, लिख के देना पड़ेगा, आपको रिटेन नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ ये वॉर स्टार्ट करना है। उसके बाद वो रक्षा मंत्री को देंगे, उसके बाद रक्षा मंत्री CDS को देंगे, उसके बाद जो भी फोर्स स्टार्ट करना चाहती है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो भी, उसे देंगे। और उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गया, और ख़त्म करने का भी काम राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद परमाणु का भी, जो मैंने बोला किसी देश पे हम परमाणु बम फेंकना चाहते हैं या फिर उनके ऊपर ऐसा करना चाहते हैं वॉर में यूज़, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें राष्ट्रपति 4 लोगों की पहले हमें जो भी मतलब उनसे परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अभी इस समय 5 हो गए हैं, जो कि मैंने स्टार मार्क करके आपको यहाँ पे दिखाया है। सुरक्षा सलाहकार, जो कि कौन है हमारे इस समय एट द प्रेजेंट टाइम कौन है, हमारे अजीत डोभाल जी हैं। परमाणु परीक्षण में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और PM और सेना, जो भी सेना स्टार्ट कर रही है, मतलब परमाणु फेंकना चाहती है बॉम्ब, वो उस सेना का मतलब परमिशन लेना होगा। उसके बाद नहीं, सेना का परमिशन नहीं, ये सभी से परमिशन लेने के बाद जो सेना करना चाहती है उसके जो हेड होंगे वो, और उसके बाद आप कर सकते हैं। और उसके लेकिन अब ऐसा है कि सुरक्षा जो सलाहकार हैं, जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, उनसे भी परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षा में इनके कौन कौन से पावर हैं, मैंने बोला सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उसको राष्ट्रपति जो भी हैंडल करते हैं, और राष्ट्रपति जो उस पद पे रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, चांसलर कहा जाता है, जिसे हिंदी में कुलाधिपति कहते हैं। और उनके नीचे होते हैं वाइस चांसलर, जो कि सारे कार्यभार देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास इतने टाइम नहीं होते कि वो सारे ये सब भी देख पाएँ। और स्टेट लेवल पे स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, जिसे राज्यपाल मतलब देखते हैं। एकमात्र ऐसी एक ही यूनिवर्सिटी है जिसे उपराष्ट्रपति देखते हैं, वो कौन सी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। कौन सी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जिसे हैंडल करने का काम हमारे उपराष्ट्रपति जी करते हैं, वेंकैया नायडू जी इस समय जो कि हैं। अब नेक्स्ट है वो है विवेकाधिकार। विवेकाधिकार में मैंने कहा कि जो उनके सेल्फ कुछ पावर होते हैं, जो जिनमें वो डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने बताया अगर इतना बहुमत अगर आप ला दे रहे हैं तो आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन अगर ऐसा ना हो कि आपकी सरकार ना बन रही हो, किसी की भी सरकार ना बन रही हो, तो वो राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है, वो किसी को भी चुन सकते हैं, चाहे वो कम हो उनके पास सीट हो, चाहे वो ज़्यादा हो। लेकिन उसके साथ ही उन्हें 30 दिन का समय दिया जाएगा कि आप अपना बहुमत जमा कीजिए, जिसे अगर मतलब बहुमत इकट्ठा करने को क्या कहा जाता है, गठबंधन। जो कि अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करते हैं, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो वो अगर गठबंधन की सरकार 30 दिन के भीतर इकट्ठा कर ले तो उनकी सरकार बन जाएगी, अगर नहीं तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ विशेषा अधिकार होते हैं उनके, कि अगर वो उस पद पे राष्ट्रपति के पद पर हैं तो उस दौरान उनके ऊपर उनकी ना गिरफ्तारी की जाएगी, ना फौजदारी की जाएगी, यानी क्रिमिनल कोई भी केस नहीं किया जाएगा, जैसे मर्डर, रेप या फिर धमकी या फिर कुछ भी ऐसा, तो ऐसे केस उन पे नहीं चलाई जाएगी। लेकिन पद के बाद आप उन पे चला सकते हैं, उन पे चलेगी, बिल्कुल चलेगी। क्यों पद के दौरान नहीं, तो वो मैंने बताया कि आर्टिकल 72 की वजह से। और इसके साथ ही मैंने बताया कि पद के दौरान भी एक ऐसी केस है जो उनके ऊपर चलाई जा सकती है, जिसे दीवानी कहते हैं, और इंग्लिश में उसे मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मनी। जो कि अगर वो पद पे हैं तब भी उन पे चलाई जा सकती है। कि अगर मान लीजिए किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं या फिर किसी का पैसा ले लिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन को मनी का केस कहते हैं, तो वो उनके पद के दौरान भी उन पे चलाई जा सकती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपको बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो बेझिझक आपको लाइक करना है, अगर नहीं लग रहा है तो वही बेझिझक आपको पूरे जोश के साथ डिसलाइक करना है। उसके साथ ही रीज़न बताना है कि आपको लेक्चर में क्या नहीं अच्छा लग रहा है, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल दे सकूं पढ़ाई का, वो भी फ्री में मैं देना चाहती हूं। जो कि अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे और मुझे लाइक, डिसलाइक और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे मेरी गलतियां, तब मुझे पता चलेंगी, जिससे मैं सुधार सकूंगी। और इसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। आप किसी पद पे जाइए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए।
और उसके साथ ही अपने माता पिता का एक सपोर्ट बनिए, जो एक जरिया है। मतलब आप अगर इस लायक बन जा रहे कि उन्हें सपोर्ट कर पा रहे, तो उन्हें बहुत ही गर्व होगा आपके ऊपर, और आपको भी एक मतलब ऐसा होगा कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाया। और ऐसा होना चाहिए, बेकार बैठे रहने से कुछ मतलब नहीं है। तो हमें हमारे माता पिता का सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमेशा हमें पढ़ना होगा और जल्दी से जल्दी कहीं भी हमें सिलेक्ट होना होगा, जिससे हम उन्हें सपोर्ट कर सके। तो अपने माता पिता और अपना नाम रोशन करने के लिए जल्दी से जल्दी आप जॉब लीजिए और अपना सिलेक्शन करवाइए। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।